गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लाई करती है, आपको ये बताना है। तो ये लाई करती है तमिलनाडु स्टेट में। किस वजह से न्यूज में थी उसको देख लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सैंक्शन या डेजिग्नेट किए हैं 80,114 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, कहाँ की, बारगुर हिल्स की, जो कि लाई करती हैं एरोड डिस्ट्रिक्ट में, एज द थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो एरिया है ये बेसिकली कनेक्ट करता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टू द माले महादेश्वर हिल्स टाइगर रिजर्व एंड द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसी के साथ ये वाइटल कॉरिडोर फॉर्म करता है फॉर द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, ये जो एरिया है ये काफी रिच है बायोडाइवर्सिटी में और ये सर्व करता है एज अ हैबिटेट फॉर डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना। सो इट इज आइडेंटिफाइड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, पार्ट ऑफ द नीलगिरीज एलिफेंट रिजर्व, और ये क्रूशल है वाटर रिसोर्सेज के लिए भी फॉर कल्चरल सिग्निफिकेंस टू द लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लाई करती है? आंसर इज तमिलनाडु। किस वजह से न्यूज में आई थी ये बात आपसे नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, बल्कि सिर्फ इसकी लोकेशन जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, तमिलनाडु। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अगले स्लाइड में हम कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रिवाइज करेंगे जो पिछले दिनों न्यूज में आई थी। इसमें पहला है कराईवती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये दोनों जगह कहाँ पे लाई करती हैं? आंसर है तमिलनाडु। किस वजह से न्यूज में आई थी? क्योंकि इंडिया ने 5 एडिशनल वेटलैंड्स इंक्लूड कर लिए हैं अपने रामसर कन्वेंशन के ग्लोबल लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स में, और इसमें रेस्ट 3 कौन से हैं? इसमें पहला है मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, सेकेंड है इसके अलावा अनका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, और थर्ड वाले का नाम है अघना शिनी एश्वरी, और जो कि कर्नाटका में लाई करती है। ठीक है, तो 3 ये हो गए, चौथा है कराईवती और 5वां है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे आंसर है तमिलनाडु। दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी कहाँ पे है? आंसर इज कर्नाटका। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करती है झारखंड में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है हरियाणा में। चंडाका डंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा स्टेट में। और लास्ट है द ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है कर्नाटका में। ठीक है, तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो पिछले दिनों न्यूज में आई थी और इनकी लोकेशन जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है सी केयर्स वेब पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। सी केयर्स वेब पोर्टल जो कि आजकल चर्चे में है, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है कोल सेक्टर। क्या बात हुई है, किस वजह से न्यूज में आया है? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है इस वेब पोर्टल को फॉर द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको डेवलप किया है सी डैक ने। बेसिक एम क्या है? रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना फॉर 3.3 लाख प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स एंड 6.1 लाख पेंशनर्स जो कि हैं कोल सेक्टर में। ठीक है, तो इस पोर्टल के थ्रू जो भी ऑनलाइन सेटलमेंट है क्लेम्स का वो एंश्योर हो सकता है, साथ ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और प्रोसेस जो है वो बहुत तेजी से होने लगेगा, साथ ही हम बेटर तरीके से रिकॉर्ड को मैनेज कर सकेंगे, और ये अलाइन करता है विद द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। और इसी के साथ ही हमारी एक सिग्निफिकेंट लीप रहेगी टुवर्ड्स एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस इन द कोल सेक्टर। ठीक है, तो सी केयर्स वेब पोर्टल किस सेक्टर से रिलेटेड है? योर आंसर इज सी ऑप्शन, कोल सेक्टर। अगली स्लाइड में चलिए कुछ रिसेंट न्यूज देख लेते हैं। पहला है व्हाट आर मनातीज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। तो मनातीज क्या चीजें हैं? ये बेसिकली लार्ज एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। किस वजह से न्यूज में आए थे? क्योंकि बहुत सारे मनातीज गैदर हो गए थे फ्लोरिडा के स्टेट पार्क में, इसी वजह से ये चीज न्यूज में आ गई थी। इनको आप सी काउस के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े एक्वेटिक मैमल्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं साइरेनिया ग्रुप को। ठीक है, इसमें आप ड्यूगोंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं।
एक बात याद रखिएगा कि IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेशीज, उसमें इनकी कैटेगरी है या इनका स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है। व्हाट आर टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज? टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स क्या होते हैं जो आजकल चर्चे में है? ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना होते हैं और इसमें स्टार के साथ एक ब्लैक होल इन्वॉल्व होता है। फाइन। तो हाल ही में एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स थी जिन्होंने ऑब्जर्व किया है AT 2023 CLX को, जो कि नियरेस्ट टाइडल डिसरप्शन इवेंट है टू द अर्थ। और ये कब होता है? जब कोई स्टार बहुत ज्यादा पास आ जाता है सुपरमैसिव ब्लैक होल के, जिसके बाद जो टाइडल फोर्सेज हैं वो उसको पूरी तरीके से तोड़ देती हैं या ब्रेक कर देती हैं और जो रिजल्टिंग डेब्रिस होते हैं वो ब्लैक होल में फॉल कर जाते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन एमिट होता है और इसी के साथ इसी को हम कहते हैं टाइडल डिसरप्शन इवेंट। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इन सेलेस्टियल इवेंट्स की वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बस ये याद रखिएगा टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स क्या चीज होता है, ये कैसा प्रोसेस है। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना है जिसमें कि स्टार और ब्लैक होल इन्वॉल्व होते हैं। What is fentanyl recently mentioned in the news? Fentanyl क्या चीज है? ये बेसिकली एक तरह का ड्रग है। ठीक है। किस वजह से न्यूज में आया है? क्योंकि दो कंट्रीज US और चाइना ने हाल ही में कुछ डिस्कशंस किए हैं, जिसके बाद इनका टारगेट है कि ये फोकस करेंगे ऑन जॉइंट एफर्ट्स टू कॉम्बैट द इन्फ्लक्स ऑफ फेंटानिल इनटू द US। ठीक है। फेंटानिल की बात करें तो ये एक पोटेंशियल सिंथेटिक ओपियोइड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये जो ड्रग है ये 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन हेरोइन एंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन मॉर्फिन। ठीक है। तो इसका जो इनटेक है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है यूथ में US के अंदर। जाहिर सी बात है ये एक कंसर्न की बात है क्योंकि यहाँ पे लोगों को इसका एडिक्शन हो रहा है और फेटालिटी बढ़ती जा रही है इन द लार्ज डोजेस और व्हेन कंबाइंड। ठीक है। तो फेंटानिल क्या चीज है? ये एक तरह का ड्रग है। न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो काम करेंगे इसको रोकने के लिए। Mesolithic era rock paintings have recently been discovered in which Indian state? Mesolithic era की rock paintings हाल ही में हमें कहाँ से मिली हैं? तो ये हमें मिली हैं तेलंगाना के पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट से और इनको डिस्कवर किया गया एक हिल लॉक में डेंस फॉरेस्ट के अंदर। मेसोलिथिक एरा की बात करें तो ये एक मिडल स्टोन एज होता है जिसको मिडल स्टोन एज भी कहते हैं बेसिकली, और ये गैप को ब्रिज करता है बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड्स। ठीक है। तो बेसिकली जो मेसोलिथिक एरा है वो 12,000 से लेकर 10,000 साल पुराना टाइम जो है उसको हम कहते हैं, और इसी दौरान हमें तेलंगाना से एक रॉक पेंटिंग मिली है इस टाइम की। ठीक है। What is the main objective of Ministry of Education AICTE Investor Network recently seen in the news? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टू स्ट्रेंथन द सपोर्ट इकोसिस्टम फॉर एजुटेक इनोवेटर्स, और इसके लिए हमारे मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया इस नेटवर्क को। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल का। ठीक है। बेसिक एम क्या है? इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना एजुकेशन के सेक्टर में बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटोरिंग एंड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप्स, और ये अलाइन करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन को। और साथ ही ये जो नेटवर्क है इसका काम है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना एज इनोवेशन हब, और बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना फॉर द स्टार्टअप डेवलपमेंट। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क का मेन पर्पज क्या है, तो पर्पज है कि हम जो भी एजुटेक इनोवेटर्स हैं उनके सपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर सकें। फाइन। नेक्स्ट है डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव जो आजकल चर्चे में है ये किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है? तो आंसर है बी ऑप्शन, कर्नाटका। इसके लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है AIGDF और नीम हंस के साथ मिलकर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव को, ताकि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को हम एड्रेस कर सकें जो कि अराइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज। ठीक है। तो बेसिक एम है कि हम रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को प्रमोट करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑफर करें और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दें एट डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स, कम्युनिटी कनेक्शन क्रिएट करें थ्रू वर्कशॉप, और जो हमारा रिलायंस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है उसको हम कम कर सकें ताकि, और जो मेंटल वेलबींग है उसको हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। ठीक है। तो डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है कर्नाटका स्टेट ने, किस लिए? ताकि जो भी एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उससे जो चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं उनको हम टैकल कर सकें। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा इनिशिएटिव, और अगली स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट इनिशिएटिव देखेंगे। फर्स्ट है
Which ministry has been conferred with the prestigious first prize in the Innovation Sandbox presentation for Digital Transformation Initiative in Land Governance through स्वामित्व स्कीम? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने की पहला प्राइज जीता है इन द इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन? यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. Which country has recently announced the Green Fuels Alliance India initiative to boost the collaborative efforts with India in sustainable energy solution? Answer is Denmark. डेनमार्क ने अनाउंस किया ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव ताकि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को मजबूत किया जाए विद इंडिया इन सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन. विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडिसी टू स्किल 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया ऑन AI टेक्नोलॉजी? AI ऑडिसी को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने जिससे कि हम 1 लाख डेवलपर्स को स्किल ट्रेनिंग दे सके इंडिया के अंदर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी. जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ MSME की. ठीक है. और लास्ट है विच इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रमोट द क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम है स्वच्छ मंदिर कैंपेन, जिससे कि हम क्लीनलीनेस को प्रमोट कर सकें हमारे पिलग्रिमेज साइट्स पे. ओके. नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स? कौन से स्टेट है इंडिया का जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स मौजूद हैं? आंसर इज सी ऑप्शन तमिलनाडु. तमिलनाडु जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के मामले में बहुत आगे रहता है और टोटल इसके पास 16 रामसर साइट्स हैं और ये सबसे ज्यादा हैं पूरे नेशन में. और जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और कराईवती बर्ड सैंक्चुरी को हाल ही में रामसर स्टेटस मिल चुका है, रामसर कन्वेंशन का स्टेटस. तो जाहिर सी बात है हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है जिसमें ये अपनी रोबस्ट स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करते हैं फॉर सस्टेनेबल वेटलैंड यूज और इसी के साथ ये इनका डेडिकेशन दिखाता है टू बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन. ठीक है. तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ पे मौजूद हैं? योर आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु. अगली स्लाइड में हम कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे. पहला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इन चेन्नई सिटी? कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मेडल टैली में एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि तमिलनाडु में हुए थे? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र. ठीक है. और सेकेंड पोजीशन पे इसमें खुद वेन्यू था यानी कि तमिलनाडु. Which Indian state was the theme state of the world's largest international crafts fair सूरजकुंड मेला 2024? जो सूरजकुंड मेला है 2024 इसके लिए थीम स्टेट किसको चूज किया गया? आंसर इज गुजरात. Which state government has recently launched a mass drug administration campaign to eliminate the filariasis? फिलियारिसिस को एलिमिनेट करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन रन कराया है यूपी गवर्नमेंट ने. कलेग्नर स्पोर्ट्स किट स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट? ये जो स्कीम है ये है तमिलनाडु स्टेट की. पर्पस क्या है यहाँ पे कि हम स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकें. मार्तंड सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? मार्तंड सन टेम्पल लाई करता है जम्मू एंड कश्मीर में. और लास्ट है शुमांग लीला रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर परफॉर्म्ड इन विच इंडियन स्टेट? शुमांग लीला एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है जो कि परफॉर्म किया जाता है मणिपुर स्टेट में. फाइन. नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? कौन सी मिनिस्ट्री है जो इंप्लीमेंट करती है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम को? यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. किस वजह से ये स्कीम न्यूज में आई है? क्योंकि जो बजट एलोकेशन है फॉर दिस स्कीम इन 2023 to 24 वो कितना था? 25,449 करोड़ रुपीस, जो कि 6% का इंक्रीमेंट है फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 23,913 करोड़ रुपीस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23. ठीक है. और जो 2024 का बजट है इसमें इसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया? 20,554 करोड़ रुपीस, जो कि 1.4% हायर है देन द रिवाइज्ड एलोकेशन ऑफ 20,263 करोड़ रुपीस फॉर 2023. तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 पार्ट है मिशन पोषण 2.0 का, जिसको कि लॉन्च किया गया था फरवरी 2021 में बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर. और याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए. ठीक है. तो ये आंसर इज बी ऑप्शन. अगली स्लाइड में कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में थी. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, अभी हमने जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया था. क्या पर्पज था इसका? सपोर्ट इकोसिस्टम को
स्ट्रेंथन करना फॉर एजू टेक इन्वेस्टर्स। ठीक है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज फॉर्मुलेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको फॉर्मुलेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। Which ministry has received the highest budgetary allocation in the interim budget 2024? यहाँ पे आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री। इनको सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन मिला है इन द इंटरिम बजट 2024। Recently, which ministry has released the report titled as the Indian Economy a Review? ये जो रिपोर्ट है ये जारी की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। और लास्ट है द टेबल थीम्ड एट भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्लिंच द फर्स्ट पोजीशन एट द रिपब्लिक डे 2024। इट वाज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? ये जो टेबल है इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी रिपब्लिक डे 2024 परेड में, और ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो ये आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है इन द इंटरिम बजट 2024 to 25 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान? तो इंटरिम बजट 2024 से 25 में इसमें से कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको कि कंसीडर किया गया फॉर आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान? एक्चुअली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने हाईलाइट किया है फार्मर्स वेलफेयर को और रूरल डिमांड को इन द इंटरिम बजट 2024-25 में। और इस बजट में इन्होंने काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि हमें आत्मनिर्भरता को अचीव करना होगा इन द ऑयल सीड्स, जिसमें कि इन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बताई हैं लाइक रिसर्च एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का एडॉप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, मार्केट लिंकेज को मजबूत करना होगा, प्रोक्योरमेंट, वैल्यू एडिशन और क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह की चीज़ों पे ध्यान देना होगा फॉर मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। ठीक है। ये सारी की सारी क्रॉप्स को कंसिडर किया गया है फॉर आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। यहाँ पे अगर हम बजट 2024 से 25 की बात करें तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो 2024 to 25 का गवर्नमेंट बजट है इसमें एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट किया गया है 47,65,768 करोड़ रुपीस का, यानी कि 47.66 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है। तो ये 6% का इंक्रीमेंट है फ्रॉम द रिवाइज्ड 2023 to 24 एस्टिमेट। और एंटिसिपेटेड ग्रोथ में क्या क्या चीजें आती हैं? 3.2% का इंक्रीमेंट होगा हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और 16.9% का इंक्रीमेंट होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा फिस्कल प्रायोरिटीज को और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज को फॉर द अपकमिंग ईयर। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना तैयार किया गया है बजट के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25? योर आंसर इज 47.66 लाख करोड़ रुपीस। इसके अलावा जो बजट है हमारा इस साल का उसमें ब्लू इकोनॉमी 2.0 को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है, अगर आपको पता हो तो। और इसमें बेसिकली प्रायोरिटाइज किया गया है कि हमें ब्लू इकोनॉमी को काफी हद तक एडवांस करने की जरूरत है, जहां पे हम कंसंट्रेट करेंगे ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्निंग द ओशंस, सीज एंड कोस्ट। और इसमें डिफरेंट स्कीम्स आती हैं फॉर कोस्टल रेस्टोरेशन, एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर विद एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है। तो 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को इनहैंस किया जाएगा फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स एंड जॉब क्रिएशन। और ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो ये क्या चीज होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो वर्ल्ड बैंक इसको डिफाइन करता है एज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड, जिससे कि हम ओशन इकोसिस्टम हेल्थ को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 से आप क्या समझते हैं या ब्लू इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है रिलेटेड टू ओशन, सीज एंड कोस्ट। ठीक है। तो क्योंकि ब्लू इकोनॉमी बजट की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी, तो इसकी हल्की फुल्की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द वेन्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल इमर्ज 2024? इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है आपको ये बताना है, जिसका नाम है इमर्ज 2024। तो जो इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल है ये होगा 16 से लेके 18 फरवरी को, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और ये जो फेस्टिवल है इसमें 100 स्टार्टअप्स लगभग पार्टिसिपेट करेंगे, 50 इन्वेस्टर्स मौजूद होंगे और लगभग 1000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो वेन्यू क्या है इंडिया के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल का? आंसर इज बेंगलुरु। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है सिटी, और अगली स्लाइड में हम कुछ सिटीज रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। According to Solar Policy 2024, what is the targeted installed capacity of solar power in Delhi by the end of 2027?
सोलर पॉलिसी 2024 के मुताबिक टारगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है सोलर पावर की बाय द एंड ऑफ 2027? तो योर आंसर इज 4500 मेगावाट. All India Institute of Speech and Hearing, recently seen in the news, is inaugurated at which city of उत्तर प्रदेश? इस इंस्टीट्यूट को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है यूपी के कानपुर सिटी में. विलिंगडन आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये आइलैंड लाई करता है कोची केरला में. विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024? योर आंसर इज दुबई, यूएई. और लास्ट है रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो कैमल फेस्टिवल शुरू हो चुका है बीकानेर में. ठीक है, बीकानेर में इसको मनाया गया था, जो कि लाई करती है राजस्थान स्टेट में. नेक्स्ट है दार्लीपली थर्मल पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पावर प्लांट कहाँ पे है आपको ये बताना है. आंसर इज उड़ीसा, ए ऑप्शन. तो किस वजह से ये न्यूज में आया था? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एनटीपीसी लिमिटेड के इस दार्लीपली थर्मल पावर प्लांट को, साथ ही रोरकेला पावर प्लांट 2 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ रहेगी या कैपेसिटी रहेगी 250 मेगावाट. और इसी के साथ इन्होंने नींव रखी थी तालचर 2 × 660 मेगावाट को इन ओडिशा, जहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 28,978 करोड़ रुपीज. ठीक है, तो ये जो दार्लीपली है ये सप्लाई करता है एग्रीमेंट्स को विद मल्टीपल स्टेट्स, और जो रोरकेला प्रोजेक्ट है ये सपोर्ट करेगा स्टील प्लांट को, जबकि जो तालचर का 660 मेगावाट का प्लांट है ये केटर करेगा 50% उड़ीसा को, साथ ही जो रेस्ट परसेंटेज है यानी कि 50% वो 3 स्टेट्स को, तमिलनाडु, गुजरात और असम को. ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंकरेज करती है कोल बेस्ड कैपेसिटी एडिशन के ऊपर ड्यू टू राइजिंग एनर्जी डिमांड. तो दार्लीपली थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लाई करता है? आंसर है उड़ीसा. इसकी लोकेशन आपको जरूर याद रखनी है. चलिए कुछ चीजें देखते हैं जो हाल फिलहाल इनॉग्रेट हुई हैं. पहला क्वेश्चन है इसमें, रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल आरोग्य फेयर इनॉग्रेटेड? नेशनल आरोग्य फेयर कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है? तो योर आंसर इज न्यू दिल्ली. देखिए, नेशनल आरोग्य फेयर को सपोर्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, और ये कंडक्ट हुआ है एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में फ्रॉम 1 to 4 of February 2024. इसी के साथ इसमें फीचर हुआ इंडिया का हीलिंग ट्रेडिशन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. इस इवेंट का बेसिक एम क्या था? होलिस्टिक वेलबींग को शोकेस और प्रमोट करना, और इसमें डिफरेंट वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, एग्जीबिशंस और फ्री हेल्थ कंसल्टेशंस इंक्लूडेड थे, जिससे कि कोलैबोरेशन और अवेयरनेस को और ज़्यादा फॉस्टर किया जा सके. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जो बेनिफिट्स हैं आयुष सिस्टम के उनको हाईलाइट कर सकें, साथ ही होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिसेस को इंकरेज करें और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें फॉर बिजनेसेस इन दिस फील्ड. ठीक है, तो नेशनल आरोग्य फेयर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? आंसर इज न्यू दिल्ली. Where was the biomass based compressed biogas plant inaugurated in UP? Recently, हाल ही में ये इनॉग्रेट हुआ है बुदाऊं में. ठीक है, Where was the 42 days महामंडल फेस्टिवल inaugurated? ये इनॉग्रेट हुआ था यूपी में. Which city is the location of recently inaugurated India's first girls military school? इंडिया का पहला गर्ल्स मिलिट्री स्कूल ओपन हो चुका है वृंदावन में. The AIFF FIFA Talent Academy was inaugurated in which Indian city? तो FIFA की टैलेंट एकेडमी इनॉग्रेट हुई थी भुवनेश्वर सिटी में. भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा स्टेट में. ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है आपको ये बताना है. तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से इंडिया का जो एनर्जी फ्यूचर है उसके क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं. जैसे कि हम परसिस्टेंटली कोल के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो चुका है, और इसी के साथ 44% ऑफ टोटल कैपेसिटी फिलहाल ये ऑक्यूपाई करता है. इसके अलावा न्यूक्लियर पावर की जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में बात की गई. तो ऑल्दो इंडिया का नेट जीरो टारगेट क्या है 2070 तक का, कि 2070 तक हमें नेट जीरो टारगेट अचीव करना है. बावजूद इसके कोल हम यूज करते हैं टू मीट 68% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाय द एंड ऑफ 2026. ठीक है, तो 2026 तक जो कोल यूज करेंगे हम, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका 68% जो है वो कोल से जनरेट होगा. ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन स्टेबलाइज कर रहा है 21% पे फ्रॉम 2023, और हाइड्रो पावर में 15% तक का फॉल आया है ड्यू टू चेंजिंग वेदर. इंडिया का एम क्या है? न्यूक्लियर कैपेसिटी को ट्रिपल करना बाय द एंड ऑफ 2032,
जहां पे 4 गीगावाट से हम एंटर करेंगे कमर्शियल ऑपरेशंस में बाय द एंड ऑफ 2026। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बस कि इलेक्ट्रिसिटी की 2024 की नाम की रिपोर्ट जारी करी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। रिपोर्ट के अंदर क्या था ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें समझाई जाती हैं। चलिए कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में है। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन नाम की रिपोर्ट जारी करी थी फूड सिस्टम्स इकोनॉमिक्स कमीशन ने। According to snow leopard population assessment in India report, which state or the union territory has the highest number of snow leopard? सबसे ज्यादा snow leopards देखे गए हैं कहाँ पे? लद्दाख में। According to a recent Forbes report, which is the world's strongest currency, Forbes की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो इसका नाम है कुवैती दिनार। ठीक है, आपको बताना है कि इस रिपोर्ट में डॉलर की रैंक क्या थी। As per the United Nations World Economic Situation and Prospect Report for 2024, what is the projected GDP growth rate for India in 2024? Projected GDP growth rate India के लिए कितना है 2024 में? Your answer is 6.2%. और last year, which state in India is set to release its HDI means Human Development Index report for the tribal groups, becoming the second state to do so after the Kerala state. तो केरला के बाद जो है वो कर्नाटका सेकेंड स्टेट हो चुका है जो कि रिलीज कर रहा है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट फॉर द ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024? वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए थीम क्या थी आपको ये बताना है। तो इसके लिए थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, और इस थीम के थ्रू हमने हाईलाइट किया कि किस तरह से वेटलैंड्स और ह्यूमन लाइफ इंटरकनेक्टेड है और किस तरह से लोगों को जरूरत है कि वो सस्टेनेंस, इंस्पिरेशन और रेजिलियंस, अवेयरनेस वगैरह हासिल करें फ्रॉम दीज वेटलैंड्स। और याद रखिएगा वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल डे है जिस दिन हम प्रमोट करते हैं वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और इनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एसएससी में पूछा जाता है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा 2 फरवरी को। थीम थी इस साल के लिए वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। चलिए कुछ डेज देख लेते हैं, डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन, यानी कि When is the World Neglected Tropical Diseases Day observed every year? इसको हर साल हम 30 जनवरी को मनाते हैं। When is the National Voters Day observed every year? National Voters Day होता है 25 जनवरी को हर साल। फिर है on which date the National Startup Day observed in India? National Startup Day हम मनाते हैं 16 जनवरी को। फिर नेक्स्ट है on which date the Indian Army Day is observed in India? इसको मनाते हैं 15 जनवरी को। और लास्ट है who is the chief guest of Republic Day 2024 सेलिब्रेशन। इस साल का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था उसमें हमने किसको अपना गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था? ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Meenu Sahadsana signing off.